स्ट्रोक या फॉलिश क्या है? स्ट्रोक या फॉलिस एक सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज होता है जिसमें कि जो ब्रेन होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स में कुछ डैमेज हो जाता है उसकी वजह से ऑक्सीजन जो ब्रेन में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। इसके फलस्वरूप स्ट्रोक के लक्षण आना चालू हो जाते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है बॉडी के विभिन्न भागों को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी की विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं ब्रेन के थ्रू के माध्यम से ही होती है, जैसे कि बॉडी के हाथ या पैर का कंट्रोल करना, उनमें मूवमेंट लाना, बोलने के टाइम पे आपकी जो लिप्स होते हैं या आपका जो पैलेट होता है उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, आँख की जो रोशनी होती है उसको ब्रेन के भाग तक पहुंचा करके उसको परसीव करना, लाइट को परसीव करने सारे काम ब्रेन कराता है। और अगर किसी ब्रेन के किसी भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो भाग डैमेज हो जाता है और उसके फलस्वरूप विभिन्न विभिन्न प्रकार के लक्षण स्ट्रोक के मिल सकते हैं। स्ट्रोक या फॉलिश क्यों होता है? स्ट्रोक या फॉलिस का जो मुख्य कारण होता है वह होता है ब्लड वेसल्स का प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना। उसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो ब्लड वेसल्स जो है वो उसमें क्लॉट बन गया हो, मतलब कहने का कि जो ब्लड हार्ट से ब्रेन तक जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बीच में रास्ता बंद हो गया है। दूसरा हो सकता है कि ब्लड वेसल जो है वो फट गई हो, रप्चर हो गया, जिसको हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। उसकी वजह से भी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। इसके फलस्वरूप स्ट्रोक के लक्षण आने लगते हैं मरीजों में। स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रोक को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंड इस आधार पे कि स्ट्रोक हो क्यों रहा है। इस्चेमिक स्ट्रोक एक प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक उसको बोलते हैं जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नस होती है जो ब्रेन तक ऑक्सीजन को लेके जा रही होती है, उसके अंदर क्लॉट का जमा हो जाता है, एक ब्लड का थक्का जम जाता है जिसकी वजह से आगे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पे जो ब्रेन की सेल्स होती हैं उनका डैमेज होना चालू हो जाता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लक्षण आने लगते हैं स्ट्रोक के। वहीं जो दूसरी ओर होता है वो होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो वीक होने की वजह से फट जाती है। फटने की वजह से वहाँ पे जो खून का सप्लाई होती है वो नहीं पहुँच पाता है, खून ब्लड ब्रेन के अंदर बाहर आ जाता है, रिसाव हो जाता है उसका, और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से ब्रेन का एरिया डैमेज हो जाता है जिसके फलस्वरूप स्ट्रोक के लक्षण आने चालू हो जाते हैं। स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रोक के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो कि जनरली आम पब्लिक को पता रहता है, और जैसे कि बॉडी का एक पार्ट का काम करना बंद कर देना। उसमें एक आपको पेशेंट को एकदम से कंप्लेन देता है कि मेरा इस शरीर का एक भाग काम नहीं कर रहा है, मेरा एक हाथ नहीं उठ रहा है, एक पैर काम नहीं कर रहा है। ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा, इस तरीके के और बहुत सारे लक्षण होते हैं जो जनरली बहुत बार मिस हो जाते हैं पेशेंट से, अटेंडेंट से, उनके जो केयर टेकर होते हैं उस चीज़ को मिस कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को सिर्फ बोलने में दिक्कत आ रही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, बोलने में जबान ऐसा बोल रहे जैसे जबान चिपक रही है, साफ आवाज़ नहीं आ रही, तो ये एक स्ट्रोक का शुरुआती लक्षण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर पेशेंट को हाथ में सिर्फ वीकनेस महसूस हो रही है, एक तरफ का बॉडी पूरा डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ में वीकनेस हो रही है या सिर्फ पैर में वीकनेस हो रही है, वो भी स्ट्रोक का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को एकदम से आँख की रोशनी में डैमेज हो गया है, आँख की रोशनी एकदम से चली गई है, दिखाई देना बंद हो गया है, तो एक प्रकार का स्ट्रोक का पार्ट हो सकता है वो। इस तरह के स्ट्रोक के विभिन्न विभिन्न लक्षण होते हैं जिनके बारे में आपको पता होने अत्यंत आवश्यक है ताकि उसको समय से आप पहचान सकें और उसका समय से इलाज लिया जा सके। किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आने पर क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि स्ट्रोक हो रहा है, तो तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएँ। अपने ही हिसाब से किसी प्रकार के मेडिसिन देने की कोशिश ना करें। भूल करके भी उसको कभी भी खून पतला करने की दवाई, जैसे बहुत सारे एस्पिरिन दिया जाता है, वो सारी चीज़ें देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि जो स्ट्रोक होता है वह उसका इलाज टाइप पे डिपेंड करता है, किस तरीके का स्ट्रोक है। इस्चेमिक स्ट्रोक है तो उसका अलग इलाज होगा, हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो उसका अलग इलाज होगा। अगर आपने खून पतला करने की दवाई दे दी और अगर पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक की जगह पे हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हेमोरेज बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी स्ट्रोक के पेशेंट को खुद से ट्रीटमेंट देने की कोशिश ना करें। पहले उसको हॉस्पिटल में लेके जाएँ, वहाँ एक सीटी स्कैन कराएँ, उसका भी कंफर्म करें कि उसका टाइप क्या है स्ट्रोक का, उसके बाद ही उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाना। स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है? स्ट्रोक में जो फिजियोथेरेपी होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
क्योंकि जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, वो दी जाती हैं कि जो फर्दर एपिसोड होने वाला स्ट्रोक को उसको किसी तरीके से रोका जा सके। उसको आगे होने से रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे खून पतला करने की दवाई हो गई या बीपी की दवाइयाँ हो गई हेमोरेजिक स्ट्रोक में। तो अगर आपके पेशेंट को एक बार स्ट्रोक हो गया है तो उसमें जो ट्रीटमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो होता है फिजियोथेरेपी। अगर किसी आपके पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो आप उसको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते रहिए, अपने पेशेंट का फिजियोथेरेपी करते रहिए। उसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं और उसकी बॉडी जो है वापस से उतना पावर रिगेन कर सकती है जितनी कि पहले थी। स्ट्रोक का इलाज कितने साल लेना पड़ता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि जनरली हमसे पेशेंट या उनके केयर टेकर पूछते हैं कि सर हमारे पेशेंट का इलाज कब तक चलेगा, हमारे पेशेंट का इलाज सर 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, अभी और कितने साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसका सिंपल सीधा आंसर ये है, अगर आपके पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है जो कि इस्कीमिक स्ट्रोक था, तो आपको दवाई ज़िंदगी भर खानी है। खून पतला करने की दवाई ज़िंदगी भर खानी है जब तक कि आपको उस दवाई को बंद ना कराया जाए किसी न्यूरोफिजिशियन के थ्रू। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो ही आप उसको बंद करें, नहीं तो स्ट्रोक की जो खून पतला करने की दवाई है वो हमेशा लानी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप उसको बंद करेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक होने का रिस्क कई गुना वापस से बढ़ जाएगा। तो आपको वापस से पैरालिसिस का रिस्क ना हो, वापस से पैरालिसिस डेवलप ना हो, इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी जो खून पतला करने की दवाई हैं उसको प्रॉपरली लेते रहें, समय समय पे डॉक्टर से मिलते रहें। जो बीपी बढ़ने की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें भी सेम यही है, आपको अपने बीपी को लाइफ लॉन्ग कंट्रोल करना है। अगर आपने बीपी को कंट्रोल करके रखा हुआ है तो जो आपके हेमोरेजिक स्ट्रोक होने का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं और स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें करके आप स्ट्रोक को रोक सकते हैं। स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है? स्ट्रोक से बचने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को बीपी का बीमारी है तो उसको उसकी दवाई पर्टिकुलरली लेते रहना चाहिए जब तक कि किसी डॉक्टर ने उसको सलाह ना दी हो बीपी की दवाई बंद करने की। क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि पेशेंट अपने हिसाब से ही सोचता है कि मेरा बीपी कंट्रोल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो बीपी की दवाई बंद कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बीपी एकदम से शूट करता है और ब्रेन हेमरेज की वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। वहीं अगर हम लोग बीपी को कंट्रोल करेंगे तो रिस्क ब्रेन हेमरेज का काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शुगर, हम लोग को पेशेंट का अगर शुगर कंट्रोल रखा जाए तो रिस्क फैक्टर को, जो स्ट्रोक होता है उसके रिस्क को कम किया जा सकता है। उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल को एक लिमिट के अंदर रखना चाहिए। स्मोकिंग को अगर अवॉइड कर दे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली अगर अपने एक डेली एक्सरसाइज की एक रूटीन बनाएं या डेली एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने हाफ एन आवर का एक्सरसाइज मॉर्निंग या इवनिंग में करेंगे तो बेटर रहेगा। जो एक जंक फूड होता है, जो हाई कैलोरी डाइट होता है, उस सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। हाई जो फैट कंटेनिंग डाइट होती है उन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, जिसके थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी हेल्दी बनी रहे और वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू में ब्रेन में जाता रहे। तो बिल्कुल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टरों पर ध्यान दीजिए, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए और स्ट्रोक से बचे रहिए। थ्रोम्बोलिसिस क्या होता है? थ्रोम्बोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जो खून पतला करने की दवाई होती है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में दी जाती है, नसों के अंदर दी जाती है, और जो थक्का होता है उसको पिघलाने का काम किया जाता है, गलाने का काम किया जाता है, ताकि जो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही वो वापस से पहुंचना चालू हो जाए। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका एक विंडो पीरियड होता है बॉडी में, लगभग 3.5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट में जो एक कोमॉर्बिडिटी डेवलप होती है स्ट्रोक की वजह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेती है ठीक होने में, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने, इवन कई साल लग सकते हैं, उसके बाद भी लोगों को पैरालिसिस ठीक नहीं होता है। तो अगर हम पेशेंट को 3.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके आ सकें और उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके, अगर वो इस्कीमिक स्ट्रोक का 3.5 घंटे के अंदर आ रहा है तो हम लोग उसमें थ्रोम्बोलिसिस की प्रक्रिया के थ्रू में ब्लड की जो क्लॉट है उसको गलाने की कोशिश की जा सकती है। इससे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होने का चांस बढ़ जाता है। पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी होती है, जो डिपेंडेंसी होती है कि घर वालों पर डिपेंडेंट होने का जो चांस रहता है, उसमें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है।